हेलो एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आपका स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। भाई आज के सेशन में हम वापस से क्लास 11th के मैथ्स के एग्जाम्पलर को और आगे बढ़ाएंगे। अभी तक आपको मालूम होगा कि हमने चैप्टर 1 खत्म कर चुका है, सेट चैप्टर खत्म कर चुका है। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, रिलेशन एंड फंक्शन। उसमें 3 वीडियो आपके लिए मैंने बना दी थी। पहला कॉन्सेप्ट ओवरव्यू रिलेशन फंक्शन का, फिर उसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, फिर उसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, और ये रिलेशन एंड फंक्शन की लास्ट वीडियो है, यानी कि 4th वीडियो है, जो कि है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहां पे जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स होते हैं, या आपके ट्रू फॉल्स होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, वो क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर बुक से यहां पे उनका डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए, आई होप कि आप पुरानी वीडियोस देखते आ रहे हैं, तभी आपकी बढ़िया सी कंटिन्यूटी बनेगी। स्टार्ट करते हैं हम पहले सवाल से बिना किसी डिले के। ये रहा आपके पास पहला सवाल। क्वेश्चन ये है, लेट n ऑफ a इज इक्वल्स टू m, मतलब a सेट में m एलिमेंट्स हैं। दूसरा, लेट n ऑफ b इज इक्वल्स टू n, यानी कि b सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं n। Then the total number of non-empty relations that can be defined from A to B is, तो आपसे पूछा गया है कि कितने non-empty relation, non-empty, empty नहीं, non-empty, ऐसे कितने non-empty relation define किए जा सकते हैं A सेट से B सेट में। देखिए बहुत आसान चीज है ये। मान लीजिए हमारे पास भाई 2 सेट है, एक सेट A था और दूसरा सेट B था, तो हमने रिलेशन कहां से कहां बनाया है भाई? A से B में। मान लो हमने रिलेशन का नाम रख दिया है R, कि हमारा रिलेशन R जो है सेट A से लेकर सेट B में है। आप सभी लोग जानते हैं कि रिलेशन R जो होता है वो सबसेट होता है। किसका सबसेट होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट A और B का सबसेट होता है। हमें अगर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने हैं, हमें क्या निकालने हैं? हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो कि A से B में बनेंगे। तो ये हम कैसे निकालेंगे, इसको जरा हम समझते हैं। हम यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालेंगे, किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकलता है? तो इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A मल्टीप्लाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। पर हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हमारे पास m है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B हमारे पास n है। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू B हमारे पास क्या आ गया? m इंटू n आ गया। हमें निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन। इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, 2 की पावर जो आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में m इंटू n एलिमेंट्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो गए? 2 की पावर m इंटू n। क्या हम ये आंसर कर देंगे? नहीं, हम ये आंसर नहीं करेंगे। हमें क्वेश्चन में बोला गया है नॉन एम्प्टी रिलेशन। देखिए ये वो सारे रिलेशंस हैं, ये टोटल रिलेशन है। इन टोटल रिलेशन में से एक ऐसा रिलेशन होगा जो कि एम्प्टी होता है। एक रिलेशन ऐसा होता है जो कि क्या होता है? एम्प्टी होता है। ये भाई सारे रिलेशन हैं, इसमें से एक रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी होता है। एम्प्टी यानी कि फाई, ये वाला रिलेशन होता है। तो टोटल में से एक एम्प्टी है, एक खाली है, हमें वो नहीं चाहिए। हमारे पास कितने रिलेशन हो गए नॉन एम्प्टी वाले? तो भाई टोटल है 2 की पावर mn, इसमें से एक खाली है तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। ये हो गए आपके टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशन। कौन सा ऑप्शन है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन में टिक हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया कि कैसे हमने इस क्वेश्चन को किया। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल कॉन्सेप्ट था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास ये रहा कि अच्छा यहां पे ये फंक्शन है, देख लीजिए आप जो ये ब्रैकेट देख पा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूं ये क्या है क्वेश्चन। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये कुछ ऐसा है, ये GIF ऑफ x का स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ GIF ऑफ x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, जहां पे ये जो ब्रैकेट है ये डिनोट करता है आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। इसको समझे हम कैसे? तो भाई जहां पे आपका ये GIF वाला सिंबल है, आप इसको एक दूसरा वेरिएबल नाम दे दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक दूसरा वेरिएबल नाम दे दिया p। इनफैक्ट इसके अंदर x है, इस पूरी चीज को मैंने एक नया वेरिएबल नाम दे दिया है। क्या दे दिया है? p। तो अब ये इक्वेशन कैसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी? जो ये GIF x का होल स्क्वायर है, ये अब किसका होल स्क्वायर हो जाएगा? p का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये माइनस 5 टाइम्स ऑफ GIF x है, ये हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ p, ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। भाई कैसे हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे? तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम लगाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ये p स्क्वायर हो गया, ये माइनस 3p हो गया, ये माइनस 2p हो गया, ये प्लस 6 हो गया, इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से आपने p को कॉमन ले लिया, तो अंदर p माइनस
3 बचा है ना, और यहां पे आपने -2 कॉमन ले लिया, तो यहां पे भी आपके पास p - 3 बच रहा है इक्वल टू 0। दोनों जगह से आपने क्या किया है, p - 3 को कॉमन ले लिया है, तो यहां पे बचेगा p - 2 इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं पहली बार हमारा p - 3 0 के बराबर हो जाएगा और दूसरी बार p - 2 0 के बराबर हो जाएगा। इसको सॉल्व करके p की वैल्यू 3 मिल जाएगी, इसको सॉल्व करके p की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। चलिए इसके आगे जरा हम बात करते हैं। तो हमने ये देखा कि हमारा p जो है या तो वो 2 के इक्वल है या तो हमारा p जो है वो किसके इक्वल है भाई, 3 के इक्वल है। पर हमारे पास p कौन है, वो जिफ x है। जिफ x का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, यानी p की जगह मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं कि भाई जिफ x जो है 2 के बराबर है एंड हमारा जिफ x जो है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। अब जिफ x 2 के बराबर है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो x है वो क्या होगा, या तो वो 2 से बड़ा होगा, बराबर होगा, लेकिन वो किससे छोटा होगा, 3 से छोटा होगा। आप ये चीज जानते हैं। सिमिलरली यहां पे क्या होगा, अगर जिफ x 3 के बराबर है तो हमारा x जो है या तो 3 से बड़ा होगा या बराबर होगा, या तो वो किससे छोटा होगा, 4 से छोटा होगा। ये आपके जिफ फंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप इन दोनों को कंबाइन कर दें, या हाँ अगर आप इसको और इसको कंबाइन कर दें, तो आप देखेंगे कि भाई आपका जो x है वो 2 से बड़ा है या बराबर है, साथ में वो किससे छोटा है, 4 से छोटा है। यहां पे आप देख सकते हो कि 3 जो है एक कॉमन एलिमेंट था दोनों में, यहां पे 3 नॉट इंक्लूडेड था बट यहां पे 3 इंक्लूडेड था, तो दोनों को जब हमने कंबाइन किया तो 3 जो है इंक्लूड हो गया। अब इसको इंटरवल के रूप में आप कैसे दिखाओगे, तो इसको जब आप इंटरवल में लिखोगे तो आप लिखोगे x बिलोंग्स टू 2,4। 2 पे मैंने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया, 4 पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। कौन सा ऑप्शन टिक हो जाएगा, आपका वापस से डी ऑप्शन टिक हो जाएगा। इस तरीके से आप इस साधारण से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर क्वेश्चन अच्छा था। जनरली अगर आपको जिफ की प्रॉपर्टी नहीं मालूम है फिर आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हो गया हमारा खत्म। बढ़ते हैं इसके बाद हम अगले क्वेश्चन नंबर 26 पे। हमें यहां पे इस पर्टिकुलर फंक्शन की रेंज निकालनी है। देखिए कितना साधारण सा क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से बोर्ड पे देखिएगा। अगर हमें रेंज निकालनी है तो भाई हमारा जो फंक्शन है हम इसको y के बराबर रखते हैं, y इज इक्वल टू 1/1 - 2 cos x, हम ऐसा लिख देते हैं। अब जरा हम बेसिक से बातें करते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम सबसे पहले बात करेंगे, इसमें एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो कि कौन है, जो कि cos x है। हम जानते हैं कि हमारा जो cos x है इसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से किसके बीच में, +1 के बीच में। अच्छा, अब मेरा ऐसा मन हो रहा है कि मैं इस पूरा ये जो इनइक्वालिटी सेटअप हुई है इस पूरी इनइक्वालिटी को -2 से मल्टीप्लाई कर दूं। -2 से मैं इसलिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि इस इक्वेशन में देख सकता हूं मैं यहां पे cos x के सामने कौन बैठा है, -2। तो मैंने पूरी इक्वेशन को इन इक्वेशन को -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो -2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। लेकिन जब आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। तो जो इनइक्वालिटी ऐसी थी वो आज इनइक्वालिटी ऐसी हो जाएगी। यहां पे -2 cos x बचेगा और यहां पे ये इनइक्वालिटी भी रिवर्स हो गई, और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, -2 बन जाएगा। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन आपको क्लियर है। यहां पे ब्रैकेट में आप रीजनिंग जरूर डाल दीजिएगा कि मल्टीप्लाइंग ऑल द पार्ट्स ऑफ इनइक्वालिटी बाय -2, जिससे ये जस्टिफाई हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहां -2 cos x के सामने 1 है, ये 1 एडिशन में है, तो मैंने 1 को सब तरफ ऐड कर दिया, तो 1 + 2 यहां पे बन जाएगा 3, यहां पे बन जाएगा 1 - 2 cos x और यहां पे बन जाएगा 1 - 2 जो कि होगा कितना, -1। अब यहां पे हम देख सकते हैं कि इसका रेसिप्रोकल किया गया है। आपका भी मन करेगा कि मैं डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर दूं, पर आप डायरेक्ट रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि भाई यहां -1 से हम +3 के बीच में गए हैं। जब हम -1 से +3 के बीच में जाते हैं तो बीच में 0 नंबर भी आता है, और 0 का रेसिप्रोकल डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, या फिर हम कर ही नहीं सकते, दैट इज नॉट डिफाइंड। इसलिए हम डायरेक्ट रेसिप्रोकल इसको नहीं कर सकते। हम इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी को 2 हिस्सों में तोड़ेंगे, एक बार -1 से 0 में तोड़ेंगे और एक बार 0 से 3 में तोड़ेंगे। क्यों तोड़ रहे हैं हम, क्योंकि हम रेसिप्रोकल करना चाहते हैं, और अगर हम 0 को इंक्लूड कर लेंगे रेसिप्रोकल करते वक्त तो कहानी भाई गड़बड़ा जाएगी। समझ पा रहे हो आप हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं,
कर पा रहे हैं? चलो भाई अब इसको हम समझते हैं जरा। इनइक्वालिटी को हम दो हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला हम इसको तोड़ेंगे, अच्छा इसको चलो ऐसा ही लिख दो, कोई इशू नहीं है। इसको चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो, अगले पेज पे आ जाओ जिससे आपको समझ में जगह रहे अपने पास समझने के लिए। इनइक्वालिटी ऐसी है ना, 3 लेस देन इक्वल टू 1 माइनस 2 कॉस एक्स, और फिर क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू -1। इस इनइक्वालिटी को आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 माइनस 2 कॉस एक्स, ये बड़ा है आपके -1 से और ये छोटा है आपके 3 से, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। चेंज कर दिया मैंने इनइक्वालिटी और कुछ नहीं की है। अब इसको मैं क्या बोल रहा था, दो हिस्से में हमें तोड़ना है। पहला हिस्सा 1 माइनस 2 कॉस एक्स जो है ये हमारे -1 से बड़ी रहेगी लेकिन 0 से क्या रहेगी, छोटी रहेगी। सेकंड हिस्सा हमारा जो 1 माइनस 2 कॉस एक्स है ये हमारे 0 से तो बड़ी रहेगी लेकिन किससे छोटी रहेगी भाई, हमारे 3 से छोटी रहेगी। क्लियर है? अब हम लेंगे रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल ले सकते हैं आप, चलिए रेसिप्रोकल लेते हैं भाई। तो रेसिप्रोकल आपने जैसे ही लिया तो बीच वाला टर्म क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2 कॉस एक्स। हमेशा याद रखिएगा रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो जो साइन ऐसा था वो साइन ऐसा बन जाएगा। -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -1 होता है। अच्छा यहां पे 0 से छोटी क्वांटिटी है, 0 से छोटी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल हमेशा याद रखिएगा -इंफिनिटी होता है। क्या होता है 0 से छोटी क्वांटिटी का रेसिप्रोकल, -इंफिनिटी, और ये इनइक्वालिटी रिवर्स होके कुछ ऐसी हो गई। सिमिलरली हम इस तरफ रेसिप्रोकल लेंगे, यहां पे ये जो मिडिल टर्म है ये बन जाएगा 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स, वापस से 0 से बड़ी क्वांटिटी। अच्छा इनइक्वालिटी रिवर्स कर दो, पहले ऐसा और ऐसा कर दो। 0 से बड़ी क्वांटिटी का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है +इंफिनिटी, और ये इनइक्वालिटी ऐसी बन गई, 3 का रेसिप्रोकल हो गया 1/3। आई होप ये चीज आपको क्लियर है। अब इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो क्वांटिटी है 1/1 माइनस 2 कॉस एक्स, इसको मैंने क्या माना था, y माना था, तो मैं बीच में y लिख देता हूं। ये हो जाएगा कि हमारा y जो है वो -1 से छोटा है और -इंफिनिटी से बड़ा है। यहां पे जो हमारा y है वो 1/3 से बड़ा है और हमारे इंफिनिटी से क्या है, छोटा है। अगर आप इसको इंटरवल के रूप में लिखें तो y बिलोंग कर जाएगा -इंफिनिटी से -1 और -1 पे क्लोज ब्रैकेट। यहां पे अगर मैं इसको इंटरवल के रूप में लिखूं तो यह हो जाएगा y बिलोंग्स टू 1/3 इंक्लूडेड से इंफिनिटी, वापस से ओपन ब्रैकेट। अब मेरा जो फाइनल रेंज होगा वो इन दोनों का यूनियन हो जाएगा, यानी कि फाइनल जो रेंज बनेगी y बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 टू इंफिनिटी। अब आपको वो ऑप्शन मैच कर लेना है जो इसको मैच करता है। चलो भाई देखे, -इंफिनिटी से -1 यूनियन 1/3 से इंफिनिटी, यानी कि आपका सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन का पूरे स्टेप्स क्लियर हैं। चलिए भाई ये सवाल होता है आपका खत्म। कौन सा सवाल था ये, क्वेश्चन नंबर 26 था। 26 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। यहां पे हमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, फंक्शन एक ही दिया गया है, हमें एक रिलेशन वेरीफाई करने को बोला गया है। आप देख सकते हो कि यहां पे हिंट दिया गया है, कोशिश करें कि आप हिंट को इग्नोर करें और इसको ना देखें। चलिए मैं आपको पूरा ही सॉल्व करके दिखाता हूं। आपके पास जो फंक्शन f(x) है ये क्या है, ये है अंडर रूट के अंदर 1 + x²। क्लियर है ये चीज, ठीक है। और उसके बाद आपसे यहां पे क्या क्या चीजें मांगी गई है आप देख सकते हो। f के अंदर xy है, आपके पास fx है और आपके पास fy है। आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, एक एक करके हम निकालते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं f के अंदर x, ये तो है ही अपने पास। f के अंदर y निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 + y²। एक बार फंक्शन के अंदर क्या हो गया है, x इंटू वाई हो गया है। अब हमें यह भी सॉल्व करना पड़ेगा। यहां पे हम क्या करेंगे भाई, जहां पे x था x की जगह हम क्या रिप्लेस कर देंगे, xy रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x की जगह हमने xy का क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट, और उसका क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व कर लिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो fxy हमारे पास बन जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 + x² y²। ये बन गया आपके पास fxy, ठीक है। ये बन गया आपके पास fx, ये काम की चीज है, fy ये काम की चीज है, और ये है fxy ये काम की चीज है। चलिए अब एक एक करके हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। भाई हमारे पास fxy क्या था, इस बार वापस से लिख लो, वो था हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 + x² y²। अच्छा fx क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 + x², और fy क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास अंडर रूट के अंदर 1 + y²। हम ऐसा करते हैं fx और
वाई इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आप ऑप्शंस में देख पा रहे होंगे मल्टीप्लाई हुए हैं ये आपस में, यानी कि हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंडर रूट का साइन क्या ले लीजिए, आप कॉमन ले लीजिए, तो यहां पे जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ये आपके 1 प्लस वाई स्क्वायर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। मल्टीप्लीकेशन आप लोग खुद जानते हैं, कर भी सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आपका आएगा मल्टीप्लीकेशन। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दूं तो ये कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहां पे इन दोनों को मैं एक ब्रैकेट में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये किसका प्रोडक्ट आ चुका है आपके पास, ये प्रोडक्ट आ चुका है एफ एक्स इंटू एफ वाई का। अब हमें एक एक करके रिलेशंस वेरीफाई करने हैं। मैं डायरेक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पे आता हूं। देखिएगा, आपके पास जो एफ एक्स वाई है वो क्या है, 1 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो आपके पास एफ एक्स, आप इस पे फोकस करिए और आप इस पे फोकस करिए, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करिएगा, इसके अलावा कहीं पे फोकस मत करिएगा। एफ एक्स वाई क्या है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और साथ में एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। अगर इसको ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है ना इस क्वांटिटी से बड़ी है। क्यों बड़ी है, तो इसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है। देख लो ना भाई, अंडर रूट के अंदर इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी है, यानी कि ओवरऑल जो ये पूरी क्वांटिटी हो गई आपके इस क्वांटिटी से क्या हो गई, बड़ी हो गई। ये चीज आप समझ पा रहे हैं? तो मैं लिख सकता हूं कि भाई ये वाली जो क्वांटिटी है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये एक्चुअली छोटी है। किससे छोटी है, ये हमारे इस क्वांटिटी से छोटी है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ठीक है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा लिख दो, ज्यादा ही अपन ने गंदा लिख दिया, इसको थोड़ा सजा के लिख लेते हैं। यहां पे लिखते हैं, चलो यहां पे जगह है अपने पास। तो हमने ये देखा कि हमारी ये वाली जो क्वांटिटी है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये छोटी है। किससे छोटी है भाई, ये छोटी है हमारी इस क्वांटिटी से, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इससे छोटी है। अब इधर सुनो ध्यान से, क्या ये दोनों क्वांटिटी कभी इक्वल भी हो सकती है, तो हाँ इक्वल हो सकती है जब x और y क्या हो जाए, 0 हो जाए। आप इनमें x और y दोनों 0 इनपुट करो तो सेम होगी, इसीलिए मैंने इक्वल टू का भी साइन लगा दिया। अब ये जो मैंने लिखा है ये एक्चुअली किसके बराबर है, तो सर ये हमारे एफ एक्स वाई के बराबर है। और ये जो मैंने लिखा है ये किसके बराबर है, तो सर ये एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। ये किसके बराबर है, एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर है। यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन अगर आपका दिख रहा है तो वो सही होगा। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। मेरे हिसाब से सी ऑप्शन जो है एग्जैक्टली वैसा दिख रहा है जैसा हमें चाहिए, तो सी ऑप्शन टिक हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस वैल्यूज पुट करके ध्यानपूर्वक आपको सॉल्व करना था, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, हमें डोमेन निकालना है इस चीज का। देखिए बहुत ही साधारण और आसान क्वेश्चन है। कैसे निकालेंगे हम इसका भाई डोमेन, तो फंक्शन हमारे पास कुछ ऐसा है, अंडर रूट के अंदर हमारे पास ए स्क्वायर है और यहां पे क्या है, माइनस का एक स्क्वायर है। आपको मैंने पहले ही सिखाया है कि अगर आप डोमेन निकालना चाहते हैं तो जो क्वांटिटी अंडर रूट के अंदर है वो 0 से बड़ी होगी, यानी कि ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी, दोनों ही चल जाए, मतलब दोनों ही होगा। ऑब्वियसली अंडर रूट के अंदर 0 भी हो सकता है एंड डेफिनेटली उसको 0 से बड़ा होना ही पड़ेगा। मेरा मन है कि मैं इस पूरी क्वांटिटी को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस से। इस इनइक्वालिटी को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं। जैसे ही मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो प्लस का एक्स स्क्वायर बनेगी, और ये जो प्लस ए स्क्वायर है ये माइनस का ए स्क्वायर बनेगी, और इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी कि लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगी। समझ में आया, माइनस का मल्टीप्लाई किया मैंने। अच्छा, इस चीज में हम क्या कर सकते हैं, तो यहां पे हम आइडेंटिटी लगा सकते हैं x माइनस ए एक्स प्लस ए, और ये किससे छोटी हो गई, लेस देन इक्वल टू 0 हो गई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम वेवी कर्वी मेथड लगाएंगे। कौन सा मेथड लगाएंगे भाई, वेवी कर्वी मेथड हम लगाएंगे। कैसे होता है वेवी कर्वी मेथड, जरा इसको समझिए। भाई आपके पास ये जो पर्टिकुलर क्वांटिटी है
इस पर्टिकुलर क्वांटिटी में दो फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर x माइनस ए है और दूसरा फैक्टर x प्लस ए है। इधर देखिए, एक फैक्टर x माइनस ए है और दूसरा फैक्टर x प्लस ए है। अगर मैं x माइनस ए को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू यहां पे क्या आ जाती है, a आ जाती है, और यहां पे x प्लस ए को 0 के बराबर रखता हूं तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, माइनस ए आ जाती है। थोड़ी देर के लिए अभी इसको हटा दो, इसको बाद में अपन बनाएंगे। ये हमने दो पॉइंट्स निकाल लिए, ये इनको बुलाते हैं अपन क्रिटिकल पॉइंट्स। एक हो गया x इक्वल टू ए और दूसरा हो गया x इक्वल टू माइनस ए। अच्छा, हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भैया a जो है वो 0 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली जो a वाली क्वांटिटी होगी वो माइनस ए से बड़ी होगी। भाई पॉजिटिव इज ग्रेटर देन नेगेटिव। अब हम एक नंबर लाइन बनाएंगे, इस नंबर लाइन पे हम इन दोनों पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहले कौन आएगा, पहले माइनस ए आएगा, और बाद में कौन आएगा, बाद में प्लस ए आएगा। अब ध्यान से सुनिए, हमेशा आप स्टार्ट करिए ऐसे ऊपर से, तो ऊपर से स्टार्ट करेंगे तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव। क्या बोला जाता है भाई, पॉजिटिव। अब आप किस पॉइंट से गुजर रहे हैं, तो भाई आप ए वाले पॉइंट से गुजर रहे हैं। एक और चीज, इस इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन है कि इक्वल टू 0 हमें एक्सेप्टेबल है, तो इक्वल टू 0 हमें एक्सेप्टेबल है, यानी कि ए वाला पॉइंट भी हमें एक्सेप्टेबल है और माइनस ए वाला पॉइंट भी हमें एक्सेप्टेबल है। क्यों एक्सेप्टेबल है, तो अगर आप इस इनइक्वालिटी में ए पुट करोगे तो भी 0 के इक्वल होगा और माइनस ए पुट करोगे तो भी 0 के इक्वल होगा। दैट्स व्हाई ए और माइनस ए ये दोनों हमारे एक्सेप्टेबल पॉइंट्स हैं। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ऊपर से, तो हम पॉजिटिव से आए। अब हम गुजर रहे हैं ए वाले पॉइंट से। ए वाला पॉइंट कौन से फैक्टर से आ रहा है, भाई ए वाला पॉइंट जो है इस वाले फैक्टर से आ रहा है। इस वाले फैक्टर पे पावर क्या है, पावर है 1। 1 क्या होता है, ऑड होता है, तो जब ऑड होता है तो ये प्लस से नीचे आ जाएगा और साइन किसका बनेगा, माइनस का बनेगा। जिस पॉइंट से आप गुजर रहे हैं आप उस पॉइंट के फैक्टर को पकड़िए और उस फैक्टर को पकड़ने के बाद आप उसके पावर को पकड़िए। पावर ऑड है तो वो नीचे आएगा, अगर पावर इवन रहती तो यहां से बाउंस बैक कर जाता, पर क्योंकि यहां पे पावर 1 है जो कि ऑड है इसलिए वो नीचे आया। अब हम किससे गुजरे, माइनस ए से गुजरे। भाई माइनस ए वाले फैक्टर को पकड़ो, तो माइनस ए वाला फैक्टर ये है, इसकी भी पावर देखो, पावर क्या है, 1 है। 1 क्या है, ऑड है, यानी कि वापस से उसने अपना साइन चेंज किया और वो माइनस से क्या हो चुका है, पॉजिटिव हो चुका है। हमारी जो इनइक्वालिटी है वो बात करती है लेस देन 0 पे। देखिए वो बात करती है लेस देन इक्वल टू 0 पे। इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स तो मैंने ले लिए, माइनस ए और प्लस ए, लेकिन वो बोलता है कि भैया हमें लेस देन 0 रहना है, यानी कि हमें नेगेटिव रहना है। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम में नेगेटिव वाला पोर्शन कहां से कहां आ रहा है, माइनस ए से ए में आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम हमारा जो x है वो कहां से कहां होगा, भाई माइनस ए से ए में होगा। लेकिन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, माइनस ए और प्लस ए हमारे लिए एक्सेप्टेबल है क्योंकि उस पे हमारा जो ये इनइक्वालिटी है वो 0 बनता है और हमें 0 चाहिए, तो इसीलिए हम इक्वल टू का भी साइन बना देंगे। और इसी को अगर आप इंटरवल के रूप में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं माइनस ए से ए और दोनों पे ही स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। तो कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर जाता है, बी वाला ऑप्शन इसको मैच कर जाता है। आपका आंसर बी होगा। इस कर्व को बुलाते हैं अपन वेवी कर्वी, ठीक है, इस मेथड को बुलाते हैं वेवी कर्वी मेथड, कर्व को बुलाते हैं वेव कर्व, ठीक है। नाम बड़े अलग अलग प्रकार के हैं, मेन मेथड था, जो मेथड मुझे आपको सिखाना था वो आपको समझ में आना चाहिए। चलिए 28 के बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 कुछ ऐसा है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन कैसा है भाई, फंक्शन हमारे पास है ax प्लस बी, क्लियर है। यहां पे हमें बोला गया है कि a और b जो है इंटीजर्स हैं, ठीक है, और हमें कुछ वैल्यूज दी गई है कि जो f ऑफ -1 है वो आपके पास -5 मिलता है और जो f ऑफ 3 है वो आपके पास क्या मिलता है, 3 मिलता है। हमें a और b की वैल्यूज बतानी है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे f ऑफ -1 है, इसका मतलब क्या है कि भाई हमने फंक्शन में -1 इनपुट कर दिया तो आउटपुट हमें कितना मिला, -5। तो हमने फंक्शन में -1 इनपुट कर दिया तो a टाइम्स ऑफ x की जगह चला गया -1, ये हो गया प्लस b और हमें आउटपुट कितना मिल गया है, हमें आउटपुट मिल गया है -5 का। हमने इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, a इंटू -1 माइनस ए प्लस बी बराबर कितना हो गया, -5। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। कुछ याद आ रहा है, पिछली क्लास में जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन थे उसमें भी ऐसा एक टाइप का क्वेश्चन था, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। सिमिलरली हमने सेकंड केस में क्या इनपुट किया है, 3 इनपुट किया है और आउटपुट क्या आया है, 3। चलो भाई इसमें 3 इनपुट कर दो, तो f के अंदर हमने 3 इनपुट कर दिया तो ये हो जाएगा a टाइम्स ऑफ 3 और ये हो जाएगा प्लस b। आउटपुट कितना मिल रहा है हमें, आउटपुट
इनपुट हमें वापस से मिल रहा है 3। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा 3a + b = 3। ये हो गया आपके पास सेकंड इक्वेशन। बच्चों आपके पास दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन। क्या आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर पाएंगे एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से? जी हाँ, आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मतलब सॉल्व तो कर ही दिया है मैंने, बस आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। तो ये आप खुद से करिएगा, आंसर आप खुद से टिक कर लीजिएगा। अगर इक्वेशन को सॉल्व करने में डाउट हो तो एक बार लीनियर इक्वेशन चैप्टर रिवाइज जरूर कर लेना, और ना समझ में आया तो बताना, मैं रिवाइज करवा दूंगा। बढ़ते हैं अगले सवाल, क्वेश्चन नंबर 30 पे। हमें यहां पे वापस से जो है डोमेन की बात करनी है इस पर्टिकुलर फंक्शन में। देखिएगा कितना साधारण सा सवाल है ये। भाई हमारे पास फंक्शन के दो हिस्से हैं। कौन कौन से दो हिस्से हैं? हमारे पास जो फंक्शन है उसमें दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा है अंडर रूट के अंदर 4 - x, और दूसरा हिस्सा है 1/√, के अंदर कौन है? x² - 1। ये है हमारा प्रॉपर फंक्शन। हमें क्या बात करनी है इसमें? डोमेन की बात करनी है। देखिएगा दोनों ही जगह आप देख सकते हैं अंडर रूट का काम चल रहा है। तो पहले तो मैं इस पार्ट की बात कर लेता हूं। इसके अंदर जो क्वांटिटी है उसको 0 से बड़ा करना है, यानी कि 4 - x को 0 से बड़ा करना है। 0 के इक्वल भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। मैंने -x को उस तरफ भेज दिया तो 4 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x आ रहा है। इसका एक्चुअल मतलब यह है कि x जो है वो लेस देन इक्वल टू क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ये फर्स्ट पार्ट से आपका सोल्यूशन आ गया। ऐसे ही सेकंड पार्ट से हम सोल्यूशन निकालेंगे। भाई सेकंड पार्ट में जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी है x² - 1। इसको भी 0 से बड़ा होना पड़ेगा क्योंकि वो अंडर रूट के अंदर है। क्या 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज वो क्वांटिटी डिनोमिनेटर में है और डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। यहां पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे जो कि होती है x - 1 और होती है x + 1। ये कितने के बराबर होगी भाई? 0 से बड़ी होगी। वापस से वेवी कर्वी मेथड अब मैं डायरेक्ट लगा देता हूं। देखिए -1, x - 1 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको +1 मिलेगा एक क्रिटिकल पॉइंट। x + 1 को सॉल्व करेंगे तो एक मिलेगा -1 आपका क्रिटिकल पॉइंट। यहां पे देखिएगा ग्रेटर देन 0 की बात चल रही है, यानी कि 1 और -1 इंक्लूड नहीं होंगे, इसीलिए मैंने ओपन सर्कल बना दिए हैं। क्यों इंक्लूड नहीं होंगे भाई? अगर आप इसमें 1 डाल दोगे तो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। -1 डालोगे तो 0 बन जाएगा, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, आप स्टार्ट करिए इधर ऊपर से तो आपने पॉजिटिव बनाया। जब आप 1 से गुजर रहे हैं तो 1 कौन से फैक्टर से आएगा? इस फैक्टर से। इसकी पावर क्या है? ऑड है, यानी कि ये साइन चेंज करेगा और ये पॉजिटिव से नेगेटिव आएगा। जब ये -1 से गुजर रहा है, यानी कि इस फैक्टर से गुजर रहा है, इसका पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज करेगा और ये ऊपर चला जाएगा और ये पॉजिटिव बन जाएगा। हमारा जो इनइक्वालिटी हमें ये कहता है कि भाई आपको ग्रेटर देन 0 रहना है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव हम कब कब रह पा रहे हैं? यहां पे इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन में। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा जो x है वो बिलोंग करना चाहिए -∞ से -1। -1 पे होगा ओपन ब्रैकेट, क्योंकि -1 हम इंक्लूड नहीं करेंगे, और साथ में हमारा आंसर इंक्लूड करेगा 1 से लेकर इंफिनिटी की। भाई 1 से बड़े भी हो सकते हैं आप, तब भी आप पॉजिटिव रहेंगे। ये जो दो सॉल्यूशन हम यहां पे लेकर आए हैं, एक ये वाला सॉल्यूशन और एक ये वाला सॉल्यूशन, हमें इन दोनों का कॉमन एरिया निकालना है, हमें इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। चलिए अब इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालने पे हम फोकस करते हैं। बोर्ड पे देखिएगा कैसे निकालते हैं कॉमन सॉल्यूशन। भाई फर्स्ट सॉल्यूशन कहता है कि x को 4 से छोटा रखना है या बराबर रखना है। सेकंड सॉल्यूशन कहता है कि x बिलोंग करना चाहिए -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी में। क्लियर है? हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये हमने एक बढ़िया सा नंबर लाइन बना लिया। इस नंबर लाइन पे कुछ नंबर्स हमारे पास हैं। एक तो हमारे पास -1 है, एक हमारे पास +1 है, और एक हमारे पास कौन है भाई? 4 है। एक बार चेक कर लो भाई सोल्यूशन में कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है अपन ने? सारा कुछ सही है ना? x इज ग्रेटर देन 4 नहीं हो सकता? हाँ, सब सही है। चलिए बोर्ड पे फोकस करिएगा। पहले सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। x इज लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इक्वल टू 4, तो भैया 4 तो इंक्लूड होगा, 4 हमारा सोल्यूशन होगा, लेकिन हमें 4 से छोटा रहना है, 4 से इस तरफ रहना है। तो हमारी नंबर लाइन जो है ऐसे बन जाएगी कि भैया 4 से तुम छोटे हो सकते हो, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा ही नंबर लाइन आपको इस तरफ के लिए भी क्या करना है? बनाना है। चलिए देखिए,
हमें भाई इसके लिए नंबर लाइन बनाना है जो कि कहता है माइनस इंफिनिटी से -1 में हमें होना है। ये रहा आपका -1, इसको नहीं रखना है इसीलिए ओपन सर्कल, और माइनस इंफिनिटी मतलब कुछ इस तरफ, और ये कहता है 1 से इंफिनिटी में होना है। ये रहा आपका 1 ओपन सर्कल, और ऐसे गए अपन इंफिनिटी में। कौन सा एरिया आइडेंटिफाई करना है हमें? कॉमन एरिया। तो अगर हम कॉमन एरिया को देखें तो देखिएगा भाई, ये जो एरिया हो गया दोनों का क्या हो गया? कॉमन एरिया हो गया, और साथ में ये वाला जो एरिया हो गया इसके और इसके बीच में, ये भी क्या होगा? ये भी आपका कॉमन एरिया हो गया। तो कॉमन एरिया में आपका x क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से -1 ओपन ब्रैकेट यूनियन 1 पे। देखिए इसमें ओपन है पर इसमें क्लोज्ड है, पर हम अब दोनों जगह क्लोज होता तो इंक्लूड करते हैं, एक भी जगह ओपन हो गया तो ओपन ही रहना पड़ेगा 1 से लेकर 4 में। अच्छा 4 दोनों में क्लोज है, इसमें भी और इसमें भी, तो 4 पे ऐसा क्लोज ब्रैकेट। ये बनेगा आपका फाइनल आंसर x का सोल्यूशन। ये बन गया ये आपकी डोमेन। चेक कर लीजिए भाई कौन सा है, माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से 4। मेरे हिसाब से बी वाला ऑप्शन जो है, अच्छा बी और ए वाला ऑप्शन सेम है, कोई बात नहीं, दोनों में ही किसी में भी एक में टिक लगा दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बी वाले में गड़बड़ हो जाएगा भाई। तो -1 पे ओपन ब्रैकेट है, मैंने सोचा सेम है भाई, जस्ट अ सेकेंड, ये ए वाला ऑप्शन टिक होगा, ये सही है, प्रॉपर ऑप्शन ए है। ठीक है, आप मैच कर सकते हैं यहां से माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 to 4, और वही चीज आप यहां पे भी देख सकते हो। ये हो गया आपका सवाल नंबर 30। समझ में आया भाई साहब आप लोग को? चलिए बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 31 पे बात कर लेते हैं। आपको इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। देखिए डोमेन में सारे रियल नंबर हो जाएंगे, सिर्फ एक रियल नंबर नहीं आएगा 4। क्यों नहीं आएगा 4? क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 4 पुट हो जाएगा तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, तो नहीं हो सकता। तो सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से 4 को घटा दो। बात हम रेंज की कर लेते हैं। देखिए रेंज क्या है भाई, आपका जो फंक्शन है वो क्या है? वो है 4 - x डिवाइडेड बाय x - 4। न्यूमरेटर में से -1 को कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बच जाएगा? x - 4, और ऊपर नीचे क्या है? x - 4। x - 4 कैंसिल, क्या बच गया? -1। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई? -1 आ गई, यानी कि रेंज क्या हो गया? -1। डोमेन सारे रियल नंबर, लेकिन 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 पुट करेंगे, डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो क्या होगा भाई? क्या होगा? देखो 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 देखो, डोमेन ये हो गया मेरे हिसाब से। बढ़िया लग रहा है ना? सी वाला रियल में से 4 घटा दिया, और रेंज है अपने पास -1। बढ़िया। ये ऐसे टुच्चे सवाल भी आपके एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। भाई आपको डोमेन बतानी है इस फंक्शन की। अंडर रूट के अंदर x - 1 है, यानी कि अंदर वाली क्वांटिटी क्या होगी? 0 या 0 से बड़ी। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? 1 से बड़ी या 1 से बराबर, यानी कि इंटरवल के रूप में देखेंगे तो 1 to इंफिनिटी। ये बन गया आपके पास कौन? डोमेन। बात करेंगे आप रेंज की, तो भाई अंडर रूट फंक्शन है, अंडर रूट फंक्शन का जो रेंज होता है वो हमेशा y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? 0 होता है। अगर 1 पुट कर दूंगा तो 0 बन जाएगा, बाकी कोई भी और वेरिएबल पुट करूंगा 1 से बड़े तो पॉजिटिव मिलेगा। तो मेरा जो रेंज होगा वो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी कि वो बनेगा 0 पे क्लोज ब्रैकेट, इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। तो मेरे हिसाब से जो आंसर बनना चाहिए वो सी बनना चाहिए। डोमेन 1 to इंफिनिटी 1 इंक्लूडेड, एंड रेंज 0 to इंफिनिटी 0 इंक्लूडेड। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 32 था ये। बढ़ते हैं अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 33 पे। हमें डोमेन की बात करनी है। ये कौन सा फंक्शन है? क्वेश्चंट वाला फंक्शन है, न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर है। भाई जब भी आप इस टाइप के फंक्शंस पे डील करते हैं तो आपको फोकस करना है डिनोमिनेटर पे, कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब हो सकते हैं। तो डिनोमिनेटर है x² - x - 6, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं हम। ये बन जाएगा x² - 3x + 2x - 6। आप फर्स्ट और सेकंड में से x कॉमन ले लेंगे तो x - 3, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो x - 3, x - 3 को आपने कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा x + 2। ये कब कब 0 होगा? ये आपका डिनोमिनेटर है। कौन है? डिनोमिनेटर है। ये कब कब 0 होगा? जब x की वैल्यू 3 हो जाएगी एंड x की वैल्यू -2 हो जाएगी। तो ये दोनों हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर ये दोनों हो गए तो डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा, और अगर डिनोमिनेटर 0 बन गया तो कहानी खत्म हो गई। यानी कि हम डोमेन की
बात करें तो हमारा जो x है वो सारे रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ये दो रियल नंबर खास करके नहीं हो सकते, -2 और 3। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके लिए? भाई मेरे हिसाब से मैच कर रहा है ऑप्शन ए, इसीलिए आंसर कौन सा टिक हो जाएगा? ऑप्शन ए टिक हो जाएगा। समझ में आई बात? इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूं आपको। चलो भाई 33 के बाद बढ़ते हैं 34 पे। हमें डोमेन और रेंज इस पर्टिकुलर फंक्शन का फाइंड करना है। देखिए कितना साधारण सवाल है भाई। हमारे पास जो फंक्शन fx है वो है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। इसको कहते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। मालूम ही होगा आपको क्या कहते हैं इसको भाई? मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाया है मैंने। अब मॉड्यूलस फंक्शन का जो डोमेन होता है यानी कि जो x होता है वो सारे के सारे रियल नंबर होते हैं। याद रखिएगा, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर। सर बात करिए जरा रेंज की, तो चलिए हम रेंज समझते हैं। देखिएगा इधर ध्यान से भाई, हमारा जो मॉडुलस ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में एक हिस्सा है मॉड ऑफ x माइनस 5। हम सभी लोग जानते हैं कि जो मॉड ऑफ x माइनस 5 होता है यह हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। भाई मॉडुलस फंक्शन की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि मॉडुलस फंक्शन या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 के बराबर होगा। मॉड ऑफ x माइनस 5 0 से बड़ा या बराबर होगा। यहां पे माइनस का मल्टीप्लीकेशन है तो मैंने दोनों तरफ माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। यहां पे 2 का एडिशन है तो मैंने दोनों तरफ 2 का एडिशन कर दिया, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। सॉल्व किया मैंने तो 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 जो है लेस देन इक्वल टू 2 आया। 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5 क्या आ गया? लेस देन इक्वल टू 2 आ गया। अरे भाई यही तो आपका फंक्शन है, यानी आपका फंक्शन क्या हो गया? 2 से छोटा या 2 के बराबर। तो इसके हिसाब से अगर आप इस फंक्शन का, ये आपका डोमेन है, ये x मतलब क्या हो गया? डोमेन। यानी कि अगर आप रेंज की बात करेंगे, y डिनोट्स रेंज, ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से 2 में। तो कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहा है कि डोमेन है रियल नंबर, रेंज है माइनस इंफिनिटी से 2 इंक्लूडेड। तो मेरे हिसाब से यह ऑप्शन नंबर बी इस सिचुएशन को मैच कर रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आई होप कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आ चुका है। 34 के बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। हमें यहां पे उन वैल्यूज को निकालना है जिस पे ये दोनों फंक्शन इक्वल हैं। क्या बोला गया है कि फाइंड द डोमेन फॉर विच द फंक्शंस fx एंड gx आर इक्वल, यानी कि x की वो वैल्यूज आप बताइए जिन पे आपके ये दोनों फंक्शंस क्या हैं? इक्वल हैं। भाई आपके पास फंक्शन fx क्या है? फंक्शन fx है आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 1। फंक्शन gx है आपके पास 3 प्लस x। तो हमें बोला गया है कि फंक्शन fx और फंक्शन gx आपस में इक्वल है। फंक्शन fx है 3x स्क्वायर माइनस 1, gx है 3 प्लस x। हमें इसे सॉल्व करना है। 3x स्क्वायर रहने दीजिए, x को इस तरफ ले आइए माइनस x, ये माइनस 1 इधर रहा, 3 इस तरफ आ गया, माइनस 3 इस तरफ बन गया 0। इसको हमने फर्दर सॉल्व किया तो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। इसको लगाना है आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या है भाई? 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप लगाओगे तो ये बनेगा माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। 11th क्लास के बच्चे हो आप लोग, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में नहीं सिखाऊंगा, ठीक है? यहां से आपने 1 कॉमन ले लिया, 3x माइनस 4 बन गया। दोनों जगह से आपने 3x माइनस 4 को कॉमन लिया तो यहां पे x प्लस 1 बन गया, ये 0 के बराबर। आपने सॉल्व किया तो एक जगह से x की वैल्यू 4/3 आई, दूसरी जगह से x की वैल्यू -1 आई। भाई कौन सा ऑप्शन में 4/3 और -1 मैच कर रहा है? तो अरे अब यहां पे आपको इंटरवल्स के रूप में आंसर दिए गए हैं। भाई इंटरवल के रूप वाले आंसर तो डेफिनेटली खारिज हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आ रहे हैं वो आ रहे हैं डिस्क्रीट, यानी कि वो आ रहे हैं नंबर। तो सेट के रूप में आंसर होना चाहिए। तो सेट के रूप में ऑप्शन ए है और उसमें हमारे फेवरेट नंबर भी हैं जो कि -1 और 4/3 है। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए टिक हो जाएगा। आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे, जो कि है एक फिल इन द ब्लैंक। तो हमें यहां पे बोला गया है कि f और g आपके दो रियल फंक्शंस हैं जो कि कुछ इस तरीके से डिफाइंड हैं। तो आपको बताना है डोमेन ऑफ f डॉट g कैसे मिलेगा। मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में कुछ कमी है, कोई बात नहीं, हम इसके ऑप्शंस का इतना टेंशन नहीं पालेंगे, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आप इन ऑप्शंस को प्लीज कंसिडर ना करें, ये ऑप्शंस जो हैं आपके गलत हैं, तो मैं इनको जरा मिटा ही देता हूं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है? तो इन ऑप्शंस को हटा दो भाई, ये ऑप्शंस अपने काम के नहीं हैं। हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना और समझना ज्यादा जरूरी है। वैसे भी क्या है आपका ये फिल इन द ब्लैंक है, इसमें ऑप्शन की क्या ही जरूरत। देखिएगा
आपके पास एक फंक्शन f है, आपके पास एक फंक्शन g है, आपको डोमेन ऑफ f डॉट g मांगा गया है। f डॉट g का मतलब क्या है, आपने फंक्शन f को किस में मल्टीप्लाई कर दिया है, फंक्शन g में मल्टीप्लाई कर दिया है। पहले हम फंक्शन f की डोमेन निकालते हैं। अच्छा, डोमेन का मतलब समझते हो आप? डोमेन का मतलब होता है जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, उसके आगे वाले एलिमेंट, और रेंज का मतलब क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर के पीछे वाले एलिमेंट। तो अगर मैं f के डोमेन की बात करूंगा तो जो f का डोमेन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर के आगे वाले एलिमेंट होंगे, और अगर मैं G के डोमेन की बात करूंगा तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स होंगे। चलिए सबसे पहले F का डोमेन हम निकालते हैं। क्या निकाल रहे हैं हम डोमेन निकाल रहे हैं। भाई किसका डोमेन निकाल रहे हैं हम? F का डोमेन निकाल रहे हैं। ऑर्डर्ड पेयर के पहले वाले एलिमेंट 0 है, बहुत शानदार, फिर आपके पास 2 है, बहुत बढ़िया, फिर आपके पास 3 है, वेरी गुड, फिर आपके पास 4 है, और फिर आपके पास 5 है, या आपके पास F का डोमेन आ गया। इसी तरीके से आप क्या करिए, आप अपने G वाले फंक्शन का डोमेन निकाल लीजिए। उसमें देखो फर्स्ट एलिमेंट देख लो आप, क्या है, 1 है, फिर क्या है, 2 है, फिर क्या है, 3 है, फिर क्या है, 4 है, और फिर क्या है आपके पास 5 है। अच्छा, हमें F और G के डोमेन की बात नहीं करे जा रही है, हमें बोला जा रहा है कि भाई आप हमें डोमेन निकाल के दिखाइए F इंटू G का, यानी फंक्शन F और फंक्शन G के प्रोडक्ट का डोमेन निकाल के दिखाइए। तो याद रखिएगा, जब भी फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन हो, एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, डिवीजन हो, जो डोमेन आता है वो डोमेन आता है इन दोनों का कॉमन डोमेन, यानी कि ये जो डोमेन थे आपके, उन दोनों डोमेन का इंटरसेक्शन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करना है, इन दोनों के कॉमन एलिमेंट निकालने हैं। कौन कौन है भाई कॉमन? 2 है कॉमन, 3 है कॉमन, 4 है कॉमन, और कौन है कॉमन भाई? 5 है कॉमन। यानी कि जब हम इसका डोमेन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट हो गया 2 3 4 5, ये आ गया हमारे पास क्या बच्चों? डोमेन। किसका डोमेन आया? ये हमारे प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डोमेन आया। हमने क्या सीखा? इंडिविजुअल फंक्शंस के जो डोमेन होते हैं उनका हमें लेना है इंटरसेक्शन, उनका लेना है हमें कॉमन एलिमेंट, वो बनता है हमारे फंक्शन का क्या? प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का क्या? डोमेन। ये सिर्फ प्रोडक्ट पे वैलिड नहीं है, अगर एडिशन करता, सब्सट्रैक्शन करता, डिवीजन करता और मल्टीप्लिकेशन तो मैंने आपके सामने किया ही है, हर केस में जो डोमेन बनेगा वो आपके ओरिजिनल फंक्शन के डोमेन का इंटरसेक्शन बनेगा या कॉमन एलिमेंट बनेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलअप में आप आंसर डाल दीजिए 2 3 4 एंड 5। मेरी राइटिंग के लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। एक बार चेक कर लो जरा, 0 2 3 4 5 बढ़िया, 1 2 3 4 5 बढ़िया। हाँ भाई सही है अपना डोमेन, कोई इशू नहीं है अपना, बिल्कुल बढ़िया, एकदम सही जम रहा है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये है एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपके पास एक फंक्शन f है, आपके पास फंक्शन g है, ये दोनों रियल फंक्शंस हैं, ठीक है। देन मैच द फॉलोइंग, आपको मैचअप करनी है चीजें। अब इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा यहां पे जगह कम कहां है, चलो चल जाएगा काम, अपन देखते हैं, फोकस करते हैं। यहां पे आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एक्चुअली फंक्शंस का सब्सट्रैक्शन हो रहा है, एडिशन हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, यानी कि हमें कॉमन डोमेन की बात करनी पड़ेगी। आप बात समझ रहे हैं? ये दो डिफरेंट फंक्शन है, लेकिन क्योंकि यहां पे अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है, डिवीजन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो हमें पहले कॉमन डोमेन की बात करनी पड़ेगी। जैसे हमने लास्ट केस में कॉमन डोमेन निकाल लिया था ना, वैसे अभी भी हम एफ और जी का क्या निकाल लेते हैं? कॉमन डोमेन। चलिए जरा इसका हम डोमेन देख लेते हैं। आगे वाले एलिमेंट क्या है भाई? 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 10 है। बहुत शानदार। अच्छा इसका डोमेन बता दो मुझे, तेजी में बता दो भाई। 2 है, 7 है, 8 है, 10 है और 11 है। क्या बोला मैंने? कॉमन डोमेन निकालो, यानी कि F इंटरसेक्शन G का कॉमन डोमेन क्या आ जाएगा? 2 है कॉमन, बहुत अच्छी बात है भाई। 7 नहीं है क्या? 5 है क्या? ना ना ना, 8 है और 10 है, बहुत अच्छी बात। 2 8 और 10, यह आ गया अपने पास कौन? कॉमन डोमेन। अब हमें बात करनी है एक एक करके, जैसे कि फर्स्ट वाला है। अब सुनो मेरी बात, ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, फोकस से सुनना। भैया हमारे पास एक फंक्शन f था और दूसरा फंक्शन क्या था? g था। ये हमने कॉमन डोमेन निकाला है। अब जब भी हम उनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करेंगे, हम बात सिर्फ और सिर्फ कॉमन डोमेन की करेंगे। तो अगर मैं फंक्शन f में बात करूं तो जब मेरा इनपुट 2 था तो मेरा आउटपुट क्या था? 4 था। जब मेरा इनपुट 8 था तो मेरा आउटपुट क्या था भाई? -1 था। और जब मेरा इनपुट 10 था तो मेरा आउटपुट क्या था भाई? वो था मेरे पास -3। ये मैंने इनपुट और आउटपुट निकाल लिया फंक्शन f के लिए। ऐसा ही g पे कर लेते हैं, लेकिन देखना मैंने सिर्फ कॉमन डोमेन की बात करी है, सारे पे बात नहीं कर ली मैंने। अब मैं g की बात कर लेता हूं। g फंक्शन में जब मेरा इनपुट 2 था तो मेरा आउटपुट क्या था? 5 था।
जब मेरा इनपुट 8 था तो मेरा आउटपुट क्या था भाई, 4 था, शाबाश। और जब मेरा इनपुट 10 था तो मेरा आउटपुट क्या था, 13। बहुत ही बढ़िया। अब आ जाओ अपन मेन खेल खेलते हैं, इसको हटाओ भाई, इसकी क्या जरूरत। सबसे पहले हमें f माइनस जी करना है, तो f माइनस जी का डोमेन क्या हो जाएगा, 2 8 10, मालूम है ना, जो भी अलजेब्रा हो डोमेन कॉमन होगा। तो हमें f में से क्या करना है, g को घटाना है। तो f में से g को क्या करना है, हमें घटाना है। हम इनपुट और आउटपुट देख चुके हैं। अच्छा, इसको वहीं पे लिख लें क्या अपन की सहूलियत के लिए, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं हम, नीचे जगह है अपने पास काफी, हो जाएगा अपना काम। हमें f में से g को क्या करना है, घटाना है। तो सेम इनपुट पे जो आउटपुट आया है हमें उनको घटाना पड़ेगा। यानी कि जब हमने 2 और 2 लिया, हमने 2 और 2 लिया तो f में से g को घटाया, तो भाई 4 में से 5 को घटाया, कितना मिला आपको, -1। यानी कि जब आपका f माइनस जी में इनपुट 2 था तो 4 में से 5 घटाने पे आपको कितना मिला, -1। तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या हो जाएगा, 2, -1। अरे ये समझ में आया क्या किया मैंने, तुम्हारा f का इनपुट 2, g का इनपुट 2, तुमने यहां पे क्या किया है, f में से g को घटाया है। तो भाई सेम इनपुट पे चीजें घटाओगे ना, 2 पे तुम्हारा आउटपुट 4 था, 2 पे तुम्हारा आउटपुट 5 था, f में से तुमने g को घटाया तो 4 में से तुमने 5 को घटाया, कितना बचा, -1। यानी कि जब तुम्हारा इनपुट 2 था तो आउटपुट कितना आया, -1 आया। ऐसे ही अब इनपुट तुम्हारा 8 हो गया, जब तुम्हारा 8 इनपुट था तब देख लेते हैं भाई, -1 -4 कितना बचा, -5 बचा। एंड सिमिलरली आपका इनपुट 10 था, तो जब आपने 10 को इनपुट कर दिया, इसको साइड बाय साइड लिखो भाई, ऐसे लिखोगे ना तो गड़बड़ा जाएगी कहानी, सेट बन जाएगा ना। 8 इनपुट पे क्या हुई कहानी भाई, -1 -4 -5। अच्छा 10 पे क्या हो गया, -3 -13, कितना बन जाएगा, -16। ये बन गया आपका f माइनस जी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच ही नहीं कर रहा क्या, अरे ये सर मैच कर रहा है ना, तो जो फर्स्ट वाला है इसका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब लॉजिक आपको समझ में आया कैसे करना है। ऐसे ही चलो सेकंड में अपन बात कर लेते हैं। सेकंड में है अपने पास क्या है भाई, f प्लस जी, हमें यहाँ पे एडिशन करना है ना। तो सेम इनपुट पे आउटपुट का एडिशन, इनपुट है 2 तो 5 + 4 क्या हो जाएगा, 9, तो 2, 9, बहुत बढ़िया। इनपुट है आपके पास 8, एडिशन कर दो, -1 + 4 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इनपुट है आपके पास 10, 13 - 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, मेरे हिसाब से फोर्थ वाला ऑप्शन मैच कर गया। ऐसे ही आप सी और डी का भी निकाल सकते हैं, चलिए उनको भी निकाल ही लेते हैं, वरना आप बोलोगे सर सारा काम हमें ही दे दो। भाई यहां पे सेम इनपुट पे मल्टीप्लीकेशन करना है, तो इनपुट अगर हमारा 2 था तो 4 5 कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा। इनपुट अगर हमारा 8 था तो -1 × 4 क्या बन जाएगा, -4 बन जाएगा। इनपुट अगर हमारा 10 था तो -3 × 13 कितना बन जाएगा, -39 बन जाएगा। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, आपका सेकंड ऑप्शन आ रहा है ना। ऐसे ही लास्ट वाला, अब लास्ट वाला तो देखो आप लोग खुद भी समझ सकते हो, 3 ऑप्शन मैच हो गए तो ये बचेगा, बाकी आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो, आउटपुट को आउटपुट से डिवाइड करना है। क्या सीखे आप इस क्वेश्चन में, जब दो फंक्शन होते हैं और फंक्शंस का होता है अलजेब्रा, यानी कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो उस केस में हम डोमेन का लेते हैं कॉमन, जो दोनों के डिफरेंट डिफरेंट डोमेन हैं उनका हम लेते हैं कॉमन एलिमेंट, और उन कॉमन एलिमेंट के आउटपुट पे हम अपनी कहानी बनाते हैं। चलो भाई बढ़िया। 37 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहां से ट्रू और फॉल्स की कहानी है, तेजी में अपन डील करेंगे। हमें यहां पे बोला जा रहा है, मतलब जो स्टेटमेंट दिया गया है हमें चेक करना है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है। तो हमें बोला जा रहा है कि द ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, तो इस स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। भाई ऑर्डर्ड पेयर क्या है, 5, 2, तो 5, 2 का मतलब है कि आपको x5 ले लेना है, y2 ले लेना है। अच्छा रिलेशन क्या है, रिलेशन है y = x - 5। जरा y की जगह रख दो 2, x की जगह रख दो 5, सॉल्व किया हमने तो 2 = 0 आ गया। अरे ये कैसी फालतू की बातें हो रही हैं, तो 2 = 0 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो स्टेटमेंट कह रहा था कि 5, 2 बिलोंग कर रहा है, लेकिन जब हमने बिलोंग करके दिखाया तो उल्टी सीधी बातें आने लगी, यानी कि स्टेटमेंट कैसा था, फॉल्स था। अब ये आसान सवाल भी बताओ मुझे करवाने पड़ रहे हैं, फिर तो टेंशन की बात है ना भाई। 39th क्वेश्चन, यहां पे हमारे पास P एक सेट है 1, 2 और यहां पे हमें 3 बार सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने को बोला गया है, और हमें पूछा जा रहा है कि जब हम 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो ये वाला सेट बनेगा क्या। आओ मैं आपको समझाता हूं, देखो जरा इधर ध्यान से देखो। भाई आपके पास P वाला सेट क्या है, P वाला सेट है 1, 2। आपने कितनी बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, 3 बार। अच्छा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, सर 3 बार अगर हम निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P, नंबर ऑफ एलिमेंट इन P। अच्छा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन P है कितना, यहां पे देख लो जरा, नंबर ऑफ
एलिमेंट इन P, तो 2 है, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने होने चाहिए भाई? कार्टेशियन प्रोडक्ट में टोटल 8 एलिमेंट्स होने चाहिए, यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए? टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए। गलत बोल रहा हूं क्या भाई? आपके पास पी सेट था, उसमें 2 एलिमेंट थे, आपने उसका 3 बार कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिया, तो 2 टू 4 टू 8, टोटल कितने एलिमेंट होने चाहिए थे? 8 एलिमेंट होने चाहिए थे। किसमें? कार्टेशियन प्रोडक्ट में। अब कितने एलिमेंट्स का मतलब टोटल 8 ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे। अब जरा देखते हैं कि इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर हैं। एक ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, ये रहा आपके पास दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, तीसरा ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है भाई, और ये रहा चौथा ऑर्डर्ड पेयर। 8 ऑर्डर्ड पेयर तो है नहीं, और कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, यानी कि ये स्टेटमेंट भी कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। कितना साधारण सा सवाल था बताओ, और हम इतना टेंशन ले लेते हैं इन्हीं सवालों का। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मेरा ऐसा मन कर रहा है कि आपके लिए होमवर्क डाल दूं। क्यों होमवर्क डाल दो सर? कुछ तो करवाओ। अरे इतने सारे करवाए, एक आप करो। कुछ नहीं करना है इसमें बच्चों, यहां पे हमें ए क्रॉस बी करना है। तो पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, फिर ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना, दोनों का यूनियन लेना और चेक करना कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ जाए तो ट्रू है, नहीं आए तो फॉल्स है। अब बताओ, कार्टेशियन प्रोडक्ट इतनी बार सिखाया, यूनियन इतनी बार सिखाया है, करने की जरूरत है क्या? क्वेश्चन नहीं है सर, नहीं है सर। चलो बढ़िया, आ जाओ। 40 के बाद बढ़ते हैं 41 सवाल पे। ये कर देते हैं भाई, आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो कि इक्वल हैं, तो आपको x और y की वैल्यूज बतानी है। अगर ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के बराबर, इसका सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के बराबर, यानी कि x माइनस 2 की वैल्यू -2 के बराबर और y प्लस 5 की वैल्यू 1/3 के बराबर। इसको सॉल्व करोगे, अरे -2 कैंसिल, x की वैल्यू हो गई 0। लो, ये बोल रहा था कि x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, यानी कि हमारा जो गिवन स्टेटमेंट है उसमें एक ही हिस्सा क्या है? गलत है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। अब तुम दूसरा सॉल्व करो, सही भी आ जाए तो क्या लेना देना अपने को? अपन ने तो यहीं से चेक कर लिया ना, कहानी में गड़बड़ी है, इसीलिए x इक्वल टू 0 सॉल्व करके क्या आ रहा भाई? x इक्वल टू 0 आ रहा है, और वो कह रहा नहीं नहीं नहीं, x इक्वल टू 4 होना चाहिए। मतलब ये स्टेटमेंट क्या है भाई? फॉल्स है, और 41 हो गया फॉल्स। और सवाल है क्या इसमें? अरे यार एक और सवाल है, बताओ, सवाल खत्म ही नहीं होते। चलो कर देते हैं, आ जाओ। तो यहां पे हमारे पास ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। क्या है भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट? ये है a कॉमा एक्स, फिर क्या है a कॉमा वाई, फिर क्या है b कॉमा एक्स, फिर क्या है b कॉमा वाई। अरे हाँ या ना? अब हमें बोला गया है कि भाई a सेट और b सेट ये होंगे क्या? चलो चेक करते हैं। अगर a का कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है मैंने b के साथ, यानी कि जो उसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, उसमें जो पहले एलिमेंट होंगे ये सब किसके होंगे? a के होंगे, और उसमें जो पीछे वाले एलिमेंट होंगे वो किसके होंगे? b के होंगे। अरे सही बोल रहा हूं ना? ए और बी का अगर मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया है तो क्योंकि ए आगे था और बी पीछे था, तो ऑर्डर्ड पेयर में हर एलिमेंट जो आगे आ रहा है वो ए को बिलोंग करेगा, हर एलिमेंट जो पीछे आ रहा है वो बी को बिलोंग करेगा। अरे हाँ या ना? सही बोल रहा हूं ना? तो भाई ए में कौन कौन से आ जाएंगे? तो ए में आगे वाले एलिमेंट कौन है? ए है। सर दूसरी बार भी आ रहा है ए, लिखेंगे अपन एक बार। भाई रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। सर फिर आ रहा है बी, हाँ जी सर, लेकिन सर वापस से बी आ रहा है, लिखेंगे एक बार। यानी कि ए सेट हो गया a कॉमा बी। अगर मैं बी सेट की बात करूं तो पीछे वाले एलिमेंट, सर x आ रहा है, सर x के बाद y आ रहा है, लेकिन सर फिर से x आ गया तो मत लिखो, सर फिर से y आ गया मत लिखो। ये हो गया आपके पास b वाला सेट। लीजिए आपका a सेट आ गया a कॉमा बी, b सेट आ गया x कॉमा y। अरे वाह, ये तो वही है, यानी कि ये स्टेटमेंट कैसा हो गया सर जी? ट्रू हो गया। और इसी के साथ मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इतने ही थे। और यहां पे हमारा जो चैप्टर है भैया रिलेशन एंड फंक्शन, वो चैप्टर फाइनली हो गया खत्म। हमने इसकी 4 वीडियो बनाई, पहली कॉन्सेप्ट ओवरव्यू, फिर शॉर्ट आंसर, फिर लॉन्ग आंसर, और फाइनली था आपके सामने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो बस नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा स्टार्ट होगा भाई? ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील करेंगे, और वहां पे वापस उसको भी अपन 4 वीडियो में खत्म करेंगे, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट, लॉन्ग एंड ऑब्जेक्टिव। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले जान लो भाई कि मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स लाता है यूट्यूब पे, और साथ में इसके वेबसाइट पे जो कि है www.magnetbrains.com, और इसके नोट्स को भी आप अवेल कर सकते हैं, ई नोट्स और ई बुक्स को। इस वीडियो के दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आपको एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करें और जो भी प्रोसेस है आप उसको फॉलो करें। बाकी इसकी वेबसाइट पे जाएंगे और इसके यूट्यूब चैनल पे भी इतने सारे कोर्सेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के साथ, जहां पे हम ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द बेस्ट।